तो आज छठे चरण का मतदान जारी है। मैं हूं विश्वमोहन। तो शुरुआत कर लेते हैं स्वदेश खबर की पॉलिटिकल खबरों के साथ ही। लोकसभा चुनाव के छठे फेज के लिए 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर वोटिंग जारी है। चुनाव आयोग के मुताबिक सुबह 9 बजे तक करीब 11% वोटिंग हुई। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा करीब 17%, वहीं उड़ीसा में सबसे कम करीब 8% वोटिंग हुई है। छठे चरण में दिल्ली की 7 सीट, उत्तर प्रदेश की 14, बिहार की 8, पश्चिम बंगाल की 8, हरियाणा की 10 और झारखंड की 4, साथ ही उड़ीसा की 6 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान हो रहा है। 5वें चरण तक देश की 429 सीटों पर मतदान हो चुका है। 1 जून को आखिरी और 7वें चरण के लिए 56 सीटों पर वोटिंग होगी। किस राज्यों में कितनी वोटिंग होगी ये आपको हम बता देते हैं कि किन राज्यों में कितने परसेंट तक की वोटिंग। आपने देखा कि सुबह 9 बजे तक करीब 11% कुल वोटिंग हुई है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा 17%, वहीं उड़ीसा में सबसे कम 8% वोटिंग हुई है। छठे चरण में दिल्ली की 7 सीट और उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर वोटिंग हो रही है और ये वोटिंग परसेंटेज है आपके सामने स्क्रीन पर, किन राज्यों में 9 बजे तक कितनी वोटिंग अभी तक हो चुकी है। लेकिन चलिए आगे अब आपको बता दें कि कौन कौन छठे चरण के दिग्गज उम्मीदवार है, इसके बारे में एक बार आपको बता देते हैं। दिग्गज उम्मीदवारों की लिस्ट में धर्मेंद्र प्रधान है जो उड़ीसा से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं हमेशा की तरह। संबित पात्रा भी उड़ीसा से उम्मीदवार है। मनोज तिवारी की बात करें तो दिल्ली से हैं। कन्हैया कुमार के सामने खड़े हैं, कन्हैया कुमार भी उसी वहीं से दिल्ली से है। और मेनका गांधी उत्तर प्रदेश से इस वापस से फिर अपने ही उसी क्षेत्र से खड़ी है। महबूबा मुफ्ती राजौरी अनंतनाग से, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा से, नवीन जिंदल भी हरियाणा से हैं, वहीं राव इंद्रजीत सिंह भी हरियाणा से उम्मीदवार हैं। वहीं लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में हिस्सा लेने के लिए कारोबार और राजनीतिक जगत की दिग्गज हस्तियां वोट डालने पहुंच रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी ने दिल्ली में मतदान किया। उन्होंने लोगों से ज्यादा वोट देने की अपील की। पीएम मोदी ने भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों से वोट देने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर लोगों से वोटिंग की अपील की। उन्होंने एक्स पर लिखा, मैं उन सभी लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने का आग्रह करता हूं जो 2024 के लोकसभा चुनाव के छठे चरण में मतदान कर रहे हैं। हर वोट मायने रखता है, अपना भी वोट गिनवाएं। लोकतंत्र तब फलता फूलता है जब उसके लोग चुनावी प्रक्रिया में शामिल और सक्रिय होते हैं। मैं विशेष रूप से महिला मतदाताओं और युवा मतदाताओं से बड़ी संख्या में मतदान करने का आग्रह करता हूं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। छठे चरण की वोटिंग की पल पल की खबर देने के लिए हमारे सभी सहयोगी लगातार फील्ड पर मौजूद है। ऐश्वर्या पाटिल, समीर दीक्षित, आस्था चोपड़ा और साकेत कुमार मौजूद हैं दिल्ली में। साथ ही हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक ए.के. मिश्रा भी जुड़ेंगे। आइए चलते हैं दिल्ली, जहां के हौज खास इलाके से हमारे सहयोगी समीर दीक्षित जुड़ गए हैं। समीर, बताइए क्या हाल है वहां पे दिल्ली का, और मौसम का जिस तरह का मिजाज है, हीट वेव का अलर्ट था वहां पर, उसका तो कुछ असर नहीं हो रहा है? जी बिल्कुल, मैं इसी बात पर आने वाला था और आपने इस बात का जिक्र कर दिया कि दिल्ली में जो मौसम की मार है, भीषण गर्मी है, उसका कुछ असर आपको दिखेगा। इस वक्त 11 बज रहे हैं। हौज खास का एक पोलिंग सेंटर है जहां पर आप देखें तो वोटर आ रहे हैं, लेकिन जो संख्या है वो आपको इसलिए ज्यादा नजर नहीं आ रही है क्योंकि कुछ गर्मी का भी इम्पैक्ट है। आप देखें तो महिला वोटर जो हैं वो भी आ रहे हैं और यहाँ पर वो वोटिंग कर रहे हैं, लेकिन जो संख्या है वो उतनी ज्यादा नजर नहीं आ रही क्योंकि वो उत्साह आपको इसलिए नजर नहीं आ रहा क्योंकि जो ट्रेंड बता रहा है कि या तो वो फर्स्ट हाफ में जो सुबह 8-10 बजे जो है आप वोटिंग देकर के आए हैं, आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं, ओके, किन विषयों को लेकर के आपने वोट किया है? I am more concerned about that poverty should be eliminated. Something should be done for the common man. So that's what more my concern is, rather than looking at the big picture, because the big picture is already doing fine. Nation is progressing. All those are good things. But as long as the common man is not taken care of, their needs, basic electricity, water, food supplies, and everything, housing. So unless these little things are not taken care of, then nation together in a big picture can't stand together strong. So that's why my focus was on that. एक्सपीरियंस कैसे रहा वोटिंग का आपका? बढ़िया। एक आवाज ये
किन मुद्दों को लेकर के आपने वोट किया है और अनुभव कैसा रहा? पूरे देश के विकास के लिए कर रहा है, जो हमारे देश के लिए कर रहे हैं उनके लिए। अच्छा, आपका किन विषयों को लेकर? देश का विकास। मैं देख पाऊंगा उंगली पर ये जो स्याही का निशान है, ये बता रहा है कि जिम्मेदारी को पूरा करके आए हैं और देश के विकास पर अपने और पिछले 10 साल में जो सरकार ने काम किया है बहुत अच्छा किया सर, ऐसा कभी किसी सरकार ने नहीं किया है। अच्छा, बिल्कुल। और वो मुझे लग रहा है वो आपके बातों में भी उत्साह नजर है, बहुत उत्साह है। और हमारे जितने भी हमारे साथ के लोग हैं, सब अपने साथ हैं। ये एक तरफ हवा चलने वाली बात हो रही है, लेकिन अब आप वोट करने जा रहे हैं, ये वोट करके आए हैं और आप करने जा रहे हैं। तो मैं जाने से पहले पूछ लेता हूँ कि किन बातों को दिमाग में रख करके आप वोट करने जा रहे हैं? नेशनल प्रेस्टीज, नेशनल प्रेस्टीज देश। हाँ, ओके। तो ये सब जो अभी आप देखें कि इंडी अलायंस का आरोप प्रत्यारोप, इंडी अलायंस के जो आरोप रहते हैं, दावे, हकीकत, इन सबसे कितना आपको लगता है? वो सब तो ऐसे ही ब्लेम करने वाली बात है। अच्छा, नेशनल इशू। छोटे मोटे ये महंगाई को मैं तो बहुत छोटी बातें हैं, बड़ी थिंक बिग अबाउट द नेशन। ओके, ये देखिए, आप वोट करके आए, उन्होंने बताया कि विकास के मुद्दे पर आपने वोट किया, आप वोट करने जा रहे हैं, वो नेशनल इशूज की बात कर रहे हैं। मैं आपको प्रक्रिया के तहत एक बार बता देता हूं कि यहाँ पर व्यवस्थित है चीजें, चूंकि गर्मी की मार है तो इसके लिए सुरक्षा बलों के लिए भी व्यवस्था की गई है और जो वोटर भी है, वोटर भी उतना साथ दे रहा है, संयम के साथ में यहाँ पर आकर के अपनी बारी का इंतजार करके उनको सही तरीके से बता करके कि जी उनका नाम है नहीं है, वो पूरी जानकारी देते हुए इस प्रक्रिया को संपन्न किया जा रहा है। लोकतंत्र का पर्व है, इस पर्व को और जोश उत्साह बढ़ाते हैं जो उसके प्रतिभागी होते हैं। सर, आप मुझे लग रहा है कि कम से कम 7-8 मोबाइल है, क्योंकि मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है, तो आपकी जिम्मेदारी मोबाइल को यहाँ पर उसमें वोट कर चुके, मैं यही पूछने वाला था। तो ये जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है, अभी जिम्मेदारी निभा रहे मोबाइल को यहाँ पर, क्योंकि मोबाइल अलाउड नहीं है अंदर ले जाना। आपने किन विषयों पर वोट किया? जो आजकल जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो पार्टी एक बार आप अच्छा, और इस बीच में मीडिया में जितना शोर रहा, किसी पार्टी का दावा, किसी पार्टी का मिलकर तो कि हम जो उनके दावे रहे हैं, जो आरोप करते रहे, काफी पार्टियों के दावों में ये समझ में आता है आज कौन सी पार्टी सही हो गई है, कौन सी पार्टी सही और गलत की जांच है। ओके, तो देखिए, वोटर भी समझता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कितना हवाबाजी कर रही है, कौन सी पार्टी ने काम करके दिखाया है और कौन सी पार्टी आगे काम कर सकती है। इन चीजों को लेकर के यहाँ का वोटर कम से कम इतना जागरूक है और वो उस तरीके से वोट करता है। लेकिन एक बात मैं जरूर बताऊंगा कि मौसम एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसका आपको इम्पैक्ट वोटिंग पे जरूर नजर आ रहा है। लोग आ रहे हैं, आपको वो संख्या ज्यादा नजर नहीं आ रही, वो धीरे धीरे बढ़ेगी। शाम के वक्त ये माना जा रहा है कि जब 3 बजे के बाद का वक्त होगा तो ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। फिलहाल देखिए, लोग आ रहे हैं और वो वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं और स्थिति बिल्कुल नियंत्रित रहे, सबको जिस तरीके से वोटिंग हो, तो उसके लिए जो सुरक्षा बल की तैनाती है वो भी यहाँ पर पर्याप्त संख्या में वो भी इंश्योर कर रहे हैं कि किसी तरीके की कोई असुविधा यहाँ पर वोटरों को ना हो। जी समीर, बिल्कुल, यानी आपने पूरी डिटेल्स बता दी कि लोग किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं। साथ ही वहाँ सबसे बड़ी चिंता आज है जिस तरह के तापमान वहाँ पे पारा चढ़े हैं, उससे वहाँ पर चिंता है। लेकिन उम्मीद करते हैं दोपहर के बाद स्थिति ठीक होगी और लोगों का जो टर्नआउट है, लोग वहाँ पर ज़्यादा संख्या में वोट करने आएंगे जैसे जैसे गर्मी कम वहाँ पर होगी। शुक्रिया समीर, आप अपना भी वहाँ पर ख्याल रखें क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है दिल्ली में। लेकिन चलिए, अब दिल्ली के बाद सीधे बिहार चलते हैं। बिहार के सिवान से हमारे साथ हमारे सहयोगी साकेत कुमार जुड़ गए हैं। साकेत, बताइए किन मुद्दों पर बिहार में चुनाव हो रहा है और किस तरह का रिस्पांस लोगों के बीच में है? अगर आसपास अगर कुछ लोग जो वोटिंग करके आ रहे हैं उनसे भी बात कीजिए और बताइए किस तरह का ट्रेंड बिहार में देखने को मिल रहा है।
8 सीटों पर बिहार में चुनाव होने हैं, लेकिन एक बड़ा फैक्टर बिहार में भी है, वो गर्मी है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा यहाँ भी पड़ रही है। बावजूद इसके जो तस्वीर है बूथों पर, वो मैं आपको एक बार दिखा दूँ। ये सिवान शहर का ये बूथ है जहाँ पर मैं अभी मौजूद हूँ, लेकिन कतार यहाँ पर अभी भी इस चिलचिलाती गर्मी में भी दिख रही है। लोग जो है वो बूथों तक पहुँच रहे हैं वोट करने के लिए। तो ये एक सुखद तस्वीर कह सकते हैं लोकतंत्र के लिए, वो यहाँ पर दिख रही है। हम एक बार कुछ लोगों से यहाँ बात भी करेंगे कि आखिर मुद्दे क्या हैं सिवान के, क्या मुद्दे हैं सिवान के, आप लोग वोट करने आए हैं। देखिए, मुद्दे तो मोस्टली हर जगह के बेसिक मुद्दे विकास ही होते हैं, चाहे वो आधारभूत संरचना पे विकास हो, सड़क पे, शिक्षा पे, हेल्थ पे, बेसिक डेवलपमेंट पे, लोगों की इनकम बढ़ाने के तरीके पे। यह बेसिकली यही मुद्दे होते हैं। विकास मुद्दा है, विकास ही मुद्दे क्या लगता है देश में जो अब तक विकास हुआ वो कितना अच्छा हुआ, कितना बुरा हुआ, किस तरह से आंकते हैं? देखिए, आंकने का मतलब ये है कि विकास दिखना चाहिए। विकास जो है एपरेंट हो, विकास दिखे। लोगों में जो शून्यता है, माइंड में जो शून्यता है, जो बेरोजगारी है, जो लोग भटक रहे हैं, खासकर जो युवा पीढ़ी है भटक रहे हैं और जो दूसरे रास्ते को इख्तियार कर ले रहे हैं, वो सब ना हो, एक आमदनी का सोर्स बने। सरकार ऐसा कुछ व्यवस्था करे जिससे एक बेसिक आमदनी, जो लोग एलिजिबल हैं, जो लोग योग्यता रखते हैं, वो अपनी योग्यता के हिसाब से कुछ ना कुछ करें, अपने फैमिली को सपोर्ट करें, ताकि जो स्पेशली जो यंगर जनरेशन है वो रास्ते से ना भटके। बहुत यंग जनरेशन के लिए कुछ सरकार को सोचना चाहिए, कह रहे हैं। जी, जनरेशन तो सभी जनरेशन के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन चूंकि बेसिकली यंग जनरेशन जो है वो एक्चुअली फ्यूचर होता है, वो देश के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो खासकर यंग जनरेशन के बारे में। ये बताइए मुद्दे क्या है सिवान में, आप लोग वोट करने इस गर्मी में भी पहुंचे हैं। देखिए, मेन मुद्दा है विकास, है ना। विकास होना चाहिए। सिवान में पहले भी बहुत कुछ विकास हुआ है। इससे अगर वोट देते हैं तो यहाँ सिवान के जो स्थानीय पहले वाले सांसद थे तो कुछ तो विकास नहीं कर पाए। अब हम लोग का है कि नया बदलाव चाहते हैं। अब नया बदलाव होगा, उस हिसाब से विकास होगा। बिल्कुल। तो देखिए, गर्मी के बावजूद लोग पहुंचे हैं और मुद्दा विकास का ही है। जो लोग यहाँ पर बताते हैं कि विकास को लेकर वो घरों से निकले हैं और वोट करने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन जो स्थानीय मुद्दे हैं वो भी कहीं ना कहीं इन चुनावों में सामने आते हैं और उस आधार पर भी लोग वोट करते हैं। अब देखना होगा कि किस तरह से यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज होता है और किस तरह से लोग इस गर्मी में भी बूथों तक लगातार पहुँचते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह का रिस्पॉन्स आप दिखा रहे थे, भीड़ अच्छी है तमाम, इतनी गर्मी होने के बाद भी। आप भी साकेत अपना ख्याल रखें, अपने पूरा ट्रेंड बताया कि लोग वहाँ पर विकास के मुद्दे में, बिहार जैसे राज्यों में भी विकास के मुद्दे पर वोट करने पहुँच रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे छठे फेज में वोटिंग पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक AK मिश्रा। मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आपने वक्त निकाला इस दिन हमारे लिए। सबसे पहला मेरा सवाल यही होगा कि आप कुछ इस तरह की इंसाइट्स दें कि जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं उनके द्वारा किस तरह की रणनीति बनाई जा रही है और समर्थन जुटाने में जो उनकी संभावित, जो उनके इफेक्टिवनेस होनी चाहिए सपोर्ट के लिए, वो कितना काम कर रहा है और क्या मुद्दे हैं जो इस बार काम करने वाले हैं इस चुनाव में? तरीके से देखा जाए, अगर हम बीजेपी प्लस यानी एनडीए और इंडिया अलायंस, हम दो ही पार्टियों को मान लेंगे, तो बीजेपी यानी एनडीए प्लस के जो मुद्दे हैं वो फ्यूचरिस्टिक है, उसमें कुछ नवीनता है, कुछ यूएसपी उन्होंने अलग से डाला है। बाकी इंडिया अलायंस का देखेंगे तो उनकी जो ट्रेडिशनल राजनीति होती थी जिन चीजों पे, जैसे जाति पे, पाति पे होती थी, रिजर्वेशन पे होती थी, मुस्लिम परिस्थिति होती थी, ये 70 साल से कॉमन मुद्दे हैं जो उस पे चलते चले आ रहे हैं, और अपने राइवल पार्टी को क्रिटिसाइज करना। तो इंडिया अलायंस का जो भी है वो कोई बहुत फ्यूचरिस्टिक या एक सॉलिड फाउंडेशन रखने वाली चीजें नहीं है। वो डे टू डे बेसिस की चीजें उन्होंने जो है बनाई हुई है। हालांकि अट्रैक्शन उसका भी अपना होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया जब से हर हाथ में मोबाइल और इंटरनेट पहुंचा है, तो आज की डेट में वोटर्स भी बड़े फ्यूचरिस्टिक हो गए हैं, क्योंकि दुनिया भर की नॉलेज और एक कंपैरेटिव एनालिसिस या कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन उनके हाथ में भी रहता है। तो एक वो जो दिमाग में बैठा रहता था, जी ये हमारी जात के हैं, ये उनके, हम तो जी इन्हीं को देते थे, नहीं जी कुछ भी हो जाए लेकिन हम तो ये चीज लेके रहेंगे क्योंकि ये हमारा हक है। तो इस तरीके के जो रिजिड मुद्दे होते थे, ट्रेडिशनल मुद्दे होते थे, उसमें कमी आई है, क्योंकि लोगों का माइंडसेट जो है अब बड़ा वाइड और ओपन होता जा रहा है। जी, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं
हाँ जी, बोलिए। जी जी आपने ये काफी अच्छे से बता दिया कि जो पुराने मुद्दे को ही वो इंडी वाले दोहरा रहे हैं और बीजेपी थोड़ा प्रोग्रेसिव मुद्दे लेकर आ रही है, और लोग जितने अवेयर है सोशल मीडिया की वजह से, जिस तरह से अवेयर है, एक एक चीजें लोगों को पता लग रही है, तो उन्हें क्या चाहिए, तो विकास के मुद्दे पे लगातार लोग कह भी रहे थे कि हम इसी मुद्दे पर वोट दे रहे हैं। लेकिन अब अगला सवाल मिश्रा जी मैं आपसे ये पूछूंगा, जो रीजनल पॉलिटिक्स जिस तरह से शेपअप हो रही है देश में, क्या उससे चुनाव के नतीजों पर कुछ असर होगा, और कौन से ऐसे स्टेट या रीजन होंगे जो इस चुनाव को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, रीजनल पॉलिटिक्स, आपको लगता है ये? हाँ, मैं देखता हूँ। देखिए, रीजनल पॉलिटिक्स का जो गोल्डन पीरियड था आज के 15-20 साल पहले, 25 साल पहले, जब लालू यादव और साउथ में कुछ रीजनल पार्टियां उभरी थी और कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही थी, 25 से 30 साल पहले, वो गोल्डन पीरियड अब हो गया है खत्म। आप ये देखिए, रीजनल पार्टियों की कहीं चर्चा भी नहीं हो रही है, और बहुत ये है कि रीजनल पार्टियां केवल विधानसभा, स्टेट लेवल के इलेक्शन तक रह गई है। नेशनल लेवल के इलेक्शन में इनकी, यानी एमपी के इलेक्शन में इनकी परफॉर्मेंस लगातार घटती चली जा रही है। ये रीजनल पार्टियों की एक कमजोरी है और एक वास्तविकता है। भाई, समाजवादी पार्टी को 30 साल हो गए, यूपी छोड़ के बाहर एक कदम ये नहीं रख पाए। बीएसपी देखिए, डीएमके, किसी भी रीजनल, आरजेडी को देखिए, बिहार छोड़ के ये कहीं बढ़ ही नहीं पाए। तो इन्होंने जो अपने आप को काल कोठरी में बंद करके रखा, इवन दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने प्रयास किया था, लेकिन रीजनल पार्टी का अगर ठप्पा लग गया तो नेशनल एक्सेप्टेंस बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। वो भी घूम फिर के पूरा इंडिया घूम करके वापस दिल्ली और एक दो स्टेट पंजाब वगैरह में वो जो है सेटल डाउन हो गए हैं फाइनली, और आगे भी मुझे नहीं दिखता। तो रीजनल पार्टी जी जी जी, यानी जो अगर नेशनल मुद्दे होते हैं तो रीजनल पार्टियों को वहां पर जो वोटर है वो भी किनारा कर देते हैं, खास करके केंद्र के चुनाव में। अब अगला सवाल मेरा होगा, आप कैसे एसेस करते हैं जो मौजूदा सरकार है, जो एनडीए की सरकार है देश में, उनके काम को कैसे इंपैक्ट करते हैं, और इसका असर वोटर के सेंटीमेंट पर किस तरह का होगा, इस पर आप क्या कहेंगे मिश्रा जी? देखिए, जो सेंटीमेंट होता है, आप ये देखिए, टॉप लेवल पे किसी का भी जो सेंटीमेंट होता है, वो प्रेस्टीज इशू जो होता है, मान सम्मान की जो बात होती है, वो किसी भी देश के किसी भी आदमी के लिए फर्स्ट सेंटीमेंट होता है, बशर्ते वो सेंटीमेंट को अगर उभार दिया जाए, उसमें वो जागृति आ जाए। तो नेशनल लेवल पे तो आप ये देखिए कि भारत की जो इंटरनेशनल छवि बनी हुई है, वो डेफिनेटली लोगों को एक सेटिस्फैक्शन देती है, एक गर्व की जो है, गर्व तो महसूस कराती ही कराती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं ये देखूं कि डे टू डे लाइफ में जो डेली के मुद्दे होते हैं, जैसे महंगाई होती है, बिजली हो गया, पानी हो गया, इन सब चीजों का भी प्रेशर एक आम आदमी और स्पेशली शहरी आदमी, दिल्ली वगैरह जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, उसके ऊपर बहुत जबरदस्त पड़ता है। इसीलिए बस का केवल 5 रुपए का टिकट माफ कर देने पे या फ्री में कर देने पे केजरीवाल जी सरकार बना रहे हैं, केवल 5 रुपए के लिए। तो यहाँ पे पाई पाई का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो अर्बन एज वेल एज रूरल देखा जाए तो दोनों जगह मुद्दे भी अलग होते हैं, सेंटीमेंट भी अलग होते हैं। तो मैं तो ये बोलता हूं कि ये मिक्स टाइप का रहेगा। और रीजनल पार्टियां या स्टेट देखिए, दिल्ली में भी आपने बताया 9 बजे तक 8% का मतदान हुआ है। राजनीति का धुरंधर मास्टर कैंपेनर अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए छोड़ा कि तुम जाके मतदान का प्रतिशत बढ़ाओ। कन्हैया कुमार जैसा राजनीति का विदूषक, टाकेटिव कछुआ, बातूनी कछुआ, वो भी अगर दिल्ली में, और इसके साथ साथ 60-65 पूरी इनकी टीम है, आतिशी, मार्लिना वगैरह, अगर ये भी दिल्ली में नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि रीजनल मुद्दे यहाँ पे हॉबी नहीं होते हैं। उड़ीसा में भी देखिए, आपने 8-9% कुछ बताया, 8-9 क्या बल्कि कम बताया है, जी जी, जबकि वहां पे बीजेडी की जो है आंधी चलनी चाहिए थी। ये बताता है कि रीजनल नेताओं और रीजनल मुद्दे अगर ये इंडी अलायंस नहीं बनाए होते ना, तो रीजनल पार्टियों को तो शायद खाता भी नहीं खुलता। जी जी सर, अब अगला एक और सवाल मेरा होगा, आपने ये बता दिया कि नेशनल मुद्दे यहाँ पे काम कर रहे हैं, जिस तरह से काम हुआ है मौजूदा सरकार का वो असर दिख रहा है। हालांकि वोटिंग परसेंटेज कम है क्योंकि गर्मी का भी असर हो सकता है कि इवनिंग के सेशन में वहां पर वोटिंग ज्यादा हो। अब मेरा एक सवाल आपसे ये होगा कि ये इस पे अगर कुछ इनसाइट्स आप दे दे, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का क्या रोल हुआ है, कास्ट डायनेमिक्स का क्या रोल चुनाव में दिख रहा है, और रिलीजियस जिस तरह के एफिलिएशंस ये जोड़कर लोगों को बताया जा रहा है, उससे जोड़ा जा रहा है, इससे क्या चुनाव के नतीजों पर इसका कुछ असर होगा क्या? देखिए, आइडेंटिटी क्राइसिस या मेन मुद्दा आइडेंटिटी होना और रिलीजन होना, ये जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, तो ये बहुत डायनामिक फोर्स था, डिसाइसिव फोर्स था।
और बड़ा डोमिनेट कर रहा था भारत की राजनीति को उस वक्त, तभी भारत के दो टुकड़े हो गए इसी बेसिस पे कि एक तो हमारी आइडेंटिटी, भाई पाकिस्तान क्यों बनाया गया, मुसलमानों ने क्यों मांगा, क्योंकि उनको आइडेंटिटी क्राइसिस थी, वो अपने आइडेंटिटी को जो है अलग करना चाहते थे। क्लियर कट उनका मैसेज था कि हम किसी और के साथ नहीं रह सकते, वो आइडेंटिटी क्राइसिस की बात थी। 60-70 साल तक राजनीति इन्हीं फैक्टर्स पे चलती रही, आइडेंटिटी क्राइसिस, जी जी, उसके बाद आप रिजर्वेशन देखिए, जाति पात की देखिए, ये सारी चीजें। लेकिन अभी जो पिछले 10 साल 12 साल से जो माहौल हुआ है, इसमें बीजेपी का बड़ा रोल है। जी। उन्होंने पूरे प्लेटफॉर्म को शिफ्ट कर दिया। ओके। मॉडर्न वे में जैसे एक पुरानी कार होती है ना, तो हर कार ऑटोमोबाइल एक प्लेटफॉर्म पे बनती है, अकॉर्डिंग टू टाइम उसका प्लेटफॉर्म ही बदल जाता है। ये बीजेपी ने, उनके नेताओं ने बिल्कुल 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 सही कहा आपने कि बीजेपी ने पूरा माहौल वहां पे चेंज किया है और धीरे धीरे उनके पक्ष में भी आ रहा है। चलिए, वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हम चुनाव से जुड़े हुए कुछ और अपडेट आपके लिए लेकर आएंगे।